Okay, good evening, guys. Today we'll discuss NCERT Class 6. एक quick reading कर लेंगे. We'll try to finish it in 1 hour. तो जो भी मैंने थोड़ा highlight किया है, जो थोड़ा important facts लगे, वो जल्दी से एक बार देख लेंगे, so that it does not take a lot of time. तो let's start. तो इसमें first chapter है. I think I'm audible. Okay. तो जो सबसे पहला चैप्टर है दैट इज द अर्थ इन द सोलर सिस्टम. तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ से इम्पोर्टेंट है ज्यादा कि along with these bright objects you may also see the moon on most of the days. It may however appear at different times in different shapes at different positions. तो ये फुल मून का देख लेते हैं कि फुल मून ओनली वंस अबाउट अ मंथ्स टाइम, तो इसको पूर्णिमा भी बोलते हैं या फिर फुल मून भी बोलते हैं. फिर फोर्टनाइट लेटर आपको यू कैन नॉट सी इट एट ऑल. तो एक उसके बाद क्या होता है, इट इज अ न्यू मून जिसको हम लोग बोलते हैं अमावस्या. तो अमावस्या के टाइम पे आपको यू कैन वॉच नाइट स्काई बेस्ट, क्योंकि पूरा एकदम क्लियर रहता है. फिर जो सन मून ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स, ये आपके सेलेस्टियल बॉडीज बोलते हैं इनको. और कुछ सेलेस्टियल बॉडीज बहुत ही बड़ी और हॉट होती हैं, तो ये गैसेस से बनी होती हैं. इनकी खुद की हीट है, लाइट है, जो कि ये एमिट करती हैं, तो इनको बोलते हैं स्टार्स. तो सन इज अ स्टार. इसमें ज्यादा कुछ नहीं होगा, बेसिक्स है, बस एक बार देख लेते हैं ताकि कुछ ऐसा फैक्ट न रह जाए कि जो हमने नहीं किया हो. बाकी कुछ कॉन्स्टेलेशन है, तो ये अर्सा मेजर या बिग बेयर जिसको बोलते हैं, तो ये भी एक कॉन्स्टेलेशन है. सबसे ज्यादा जो इजिली रिकॉग्नाइजेबल है वो है आपका सप्त ऋषि, जिसको बोलते हैं 7 ऋषि या सेजेस वाला. तो ये दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 6 7. तो ये है आपका सप्त ऋषि या जिसको बोलते हैं आपका अर्सा मेजर. फिर उसी के सीध में अगर आप ऐसे देखोगे तो ये यहाँ पे नॉर्थ स्टार की लोकेशन बताई गई है. सो नॉर्थ स्टार आपका इंडिकेट करता है नॉर्थ डायरेक्शन को, इसको पोल स्टार भी बोलते हैं. इस पेज पे इतना ही रेलेवेंट था. फिर इधर देखते हैं कुछ ऐसी बॉडीज हैं जिनकी खुद की हीट या लाइट नहीं होती है. हम सब जानते हैं इसको प्लैनेट्स बोलते हैं. इनको प्लैनेट जो है ये प्लैनेटरी वर्ड से है, जिसका मतलब होता है वॉन्डरर्स. तो जो मून है दैट वी सी इन द स्काई, ये सैटेलाइट है, तो अर्थ का सैटेलाइट इज मून. तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देख लीजिए. तो जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम. तो ये जो बेल्ट्स हैं, छोटे स्मॉल डेब्रीज, तो ये जो रिंग्स में बी सीन फ्रॉम द अर्थ विद द हेल्प ऑफ पावरफुल टेलीस्कोप. तो जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस, ये जो लास्ट के जोवियन प्लैनेट्स हैं, उनमें रिंग्स होती हैं. सोलर सिस्टम में ये तो सबको पता ही है, बस कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं. सोल का वर्ड है सन गॉड. यहाँ पे सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे. तो एनसीईआरटी के जो फैक्ट्स रहते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो एक बार इनको हाईलाइट कर लेना चाहिए. प्लैनेट्स सबको पता ही है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. तो यहाँ पे ये जो सारे 8 प्लैनेट्स हैं, प्लूटो अब नो मोर प्लैनेट, 2 ऑफ प्लैनेट है. तो 8 प्लैनेट्स आपके एक फिक्स पाथ में आपका मूव करते हैं सन के अराउंड में. तो ये आपका इसको बोलते हैं ऑर्बिट. तो मरकरी हमें पता है सबसे नियरेस्ट है, तो इट ओनली टेक्स अबाउट 88 डेज टू कंप्लीट 1 राउंड. तो इसको 88 डेज लगते हैं. तो ये भी थोड़ा फैक्ट याद कर लेना. वीनस जो है ये अर्थ का ट्विन माना जाता है, बिकॉज इसका जो साइज है या शेप है काफी सिमिलर है अर्थ के. फिर प्लूटो वाला बताया गया कि अभी तक ये प्लैनेट माना जाता था, बट फिर यहाँ पे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने डिसाइड किया कि ये ड्वार्फ प्लैनेट होगा. तो एक दो और ड्वार्फ प्लैनेट है, जैसे मेक है, तो ये देख लेना. फिर अर्थ देख लेते हैं. अर्थ जो है 3rd नियरेस्ट प्लैनेट है सन के, और साइज में आपका 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है. तो ये 3rd नियरेस्ट है पास में एंड 5th लार्जेस्ट है. थोड़ा ये फ्लैट है पोल्स पे, दैट इज वाई इसकी जो शेप है, तो कभी अर्थ हम लोग बोलते हैं राउंड नहीं है, इट इज जियोइड. तो जियोइड का अलग ही शेप है, इट इज अर्थ लाइक शेप. ये शेप ये TYQ है, पूछा जा चुका है, इसलिए पता होना चाहिए. उसके बाद मून के बारे में देख लेते हैं. तो हमारा जो मून है उसकी एक ही सैटेलाइट है, दैट इज मून. इसका जो डायमीटर है देख लेना 1/4 है दैट ऑफ द अर्थ. एक फैक्ट है, ये सबको पता है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले मैन थे. बाकी जो मून है ये आपका मूव करता है अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज. तो ये डेज देख लेना, अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ. इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट 1 स्पिन. तो एक पूरा स्पिन करने में इसको उतना ही टाइम लगता है, इस वजह से हमें एक ही साइड दिखती है अर्थ में. फिर सैटेलाइट क्या होती है, एक सेलेशियल बॉडी है जो कि प्लैनेट्स के अराउंड मूव करती रहती है, जैसे कि प्लैनेट्स मूव करते हैं अराउंड द सन. ऐसे ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स हैं, एवरीबडी नोस.
तो जैसे इनसैट है, IRS है, एजुसैट है। फिर एस्ट्रॉइड देख लेते हैं, इसे भी काफी बार PYQ आए हुए हैं। तो इस एनसीईआरटी में उतने अच्छे से नहीं दिया है, आगे की एनसीईआरटी में थोड़ा और डिटेल में दिया गया है। इसमें जितना फैक्ट है बस वो देख लेते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम दी स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, कुछ टाइनी बॉडीज हैं जो कि मूव करती हैं सन के अराउंड, तो ये होती हैं एस्ट्रॉइड्स। तो ये आपके जो ऑर्बिट करती है बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, तो एक एस्ट्रॉइड बेल्ट होती है, यहाँ पे दिख रही होगी ये। तो ये मार्स है आपका सबसे आखिरी में, फिर यहाँ पे जुपिटर है, तो उसके बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट है पूरी। तो ये देख लेना, बेल्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो मार्स एंड जुपिटर साइंटिस्ट, फिर मेट्रॉइड्स में देख लो कि जो छोटे पीसेस ऑफ रॉक्स होते हैं जो सन के अराउंड मूव करते रहते हैं, दे आर कॉल्ड मेटेओरॉइड्स। तो मेटेओरॉइड्स हैं, कभी कभी ये आपके अर्थ के पास भी आ जाते हैं, फिर वहां पे सरफेस से उसके ऊपर ही गिर गए हैं, एंड फ्रिक्शन होता है, फिर लाइट सी लगती है, जो हम लोग कहते हैं टूटता तारा या ऐसा कुछ, तो दैट इज मीटियोर। तो मेटेरॉइड्स जब है ऊपर ऊपर है जब एटमॉस्फेयर में, तो उसको मेटेरॉइड्स बोलते हैं। जब अर्थ से ये धक्का खा के या फ्रिक्शन करके करता है, लाइट से जलता है, तब जो टर्म यूज होती है दैट इज मीटियोर। ये दोनों टर्म के में क्या डिफरेंस है ये आप देख लेना। फिर एक है जो हमारी गैलेक्सी है, आकाश गंगा भी बोलते हैं। तो गैलेक्सी क्या होता है? ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स, डस्ट एंड सब कुछ पूरा है। तो मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं ऐसे हमारे यूनिवर्स में। इसमें तो यही फैक्ट था, ये चैप्टर में कुछ खास नहीं था, इतना ही था। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो ग्लोब के बारे में देख लेते हैं, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल या मिनिएचर फॉर्म है अर्थ का। ये आपका देखेंगे एक निडल फिक्स होती है जिसको हम लोग एक्सिस बोलते हैं, तो ये टिल्टेड रहती है। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे दिख रही होगी। तो जो भी दो पॉइंट्स हैं ग्लोब के, वो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, तो ये नॉर्थ एंड साउथ पोल दिखाया हुआ है। इधर फिर कुछ नहीं है, एक इमेजिनरी लाइन है जो कि ग्लोब को डिवाइड करती है 2 इक्वल पार्ट्स में, जिसको इक्वेटर बोलते हैं। फिर जो इक्वेटर है ये आपकी सर्कुलर लाइन है, ये दिख रहा होगा। तो इक्वेटर सर्कुलर लाइन है, वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट है। सारे जो पैरेलल सर्कल्स होते हैं इक्वेटर के, तो उनको बोलते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। तो ये सब आपके ऐसे जो पैरेलल्स हैं इक्वेटर के, ये लैटिट्यूड हैं, और ये वाले आपके लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, वर्टिकल लाइंस। फिर जो इक्वेटर है ये आपका 0 डिग्री, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 0 डिग्री होगा, उसके बाद नीचे चले जाएंगे तो साउथ साउथ हो जाएगा, ऊपर आएंगे तो नॉर्थ नॉर्थ। तो इसमें एक और फैक्ट देख लो कि सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर ऑफ द पोल्स इज 1/4 ऑफ अ सर्कल, तो ये हम यहाँ पे जो मेजर करते हैं 1/4 ऑफ 360 डिग्री, तो 90 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ से पूरा ये 1/4 में 90 डिग्री जो परपेंडिकुलर है, तो 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मेक्स द नॉर्थ पोल। तो ये आपका 90 डिग्रीज है, और यही नीचे आप रखेंगे तो वो आपका साउथ पोल बनाएगा। फिर एक फैक्ट है यहाँ पे कि ये फॉर एग्जाम्पल बोथ चंद्रपुर इन महाराष्ट्र, तो चंद्रपुर कहाँ, ये वैसे भी पता होना चाहिए अगर एनसीईआरटी में ये टर्म है तो, एंड बेलो हॉरिजॉन्टे ये आपका ब्राजील में है, तो ब्राजील साउथ अमेरिका। तो ये बता रहे कि ये लोकेटेड है आपके 20 डिग्री, लेकिन एक आपका नॉर्थ में है और दूसरा आपका साउथ में है। फिर कुछ और देख लेते हैं लैटिट्यूड्स में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सबको पता है 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में, ऐसे ही साउथ हेमिस्फीयर में होगा। आर्कटिक सर्कल जो है आपका वो 66.5 नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये 66.5 नॉर्थ, ये पूरा आपका आर्कटिक सर्कल है। यहीं पे ये साउथ में आ जाओगे तो एंटार्क्टिक सर्कल बोलेंगे। इक्वेटर ये बीच में 0 डिग्री हो गया। यहाँ पे आपका ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, नीचे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जोन के नाम देख लेना, पता होना चाहिए। ये जो बहुत ही ठंडा है आपका पोल्स पे, इसको बोलते हैं फ्रिजिड जोन, तो ये जोन के नाम हमें पता होने चाहिए। फिर ये नीचे वाला जो है इसको साउथ टेम्परेट जोन, ये नॉर्थ टेम्परेट जोन, तो ये पूरा जो एरिया इसको टेम्परेट वाला जो बोलते हैं। और इक्वेटर वाले जो रीजन को टॉरिड जोन। तो आपको तीनों ही फ्रिजिड, टेम्परेट एंड टॉरिड जोन पता होनी चाहिए। हीट जोन्स देख लेते हैं। तो द मिड डे जो सन है आपका, वो एग्जैक्टली आपका आता है एटलीस्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड्स। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में सबके बीच में आएगा। उस टाइम पे क्या होता है कि मैक्सिमम हीट, तो मैक्सिमम हीट यहाँ मिलती है। ये इक्वेटर पे हमें पता है कि वैसे भी सबसे ज्यादा डायरेक्ट सनरेज पड़ती है, इसीलिए यहाँ पे इक्वेटोरियल टाइप का क्लाइमेट होता है। तो यहाँ पे ये है।
जो मिड डे सन है आपका नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इस यहाँ तो डायरेक्ट रेज पड़ेंगी, उसके बाद जो रेज पड़ती है वो स्लैंटिंग पड़ती हैं, ये चीज पता होनी चाहिए, वो डायरेक्ट नहीं पड़ती हैं। उसके बाद जो एंगल है सन रेज का वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है टुवर्ड्स द पोल्स। एक बार ये देख लो, यहाँ पे दिखा है कि टॉर्च की लाइट कैसे फॉल कर रही है स्ट्रेट सरफेस पे, सीधे पड़ रही है, और जो स्लैंटिंग वाला है जो कि पोल्स पे पड़ेगा तो ये स्लैंटेड तरीके में पड़ रही है, तो ज्यादा एरिया कवर करेगी, फैल जाती है थोड़ा सा। और यहाँ पे देखो एकदम कॉन्सेंट्रेटेड में पड़ रही है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये बिगर एरिया है और इधर पे स्मॉलर एरिया है। तो धीरे धीरे जो एंगल होता है सन की रेस का ये डिक्रीज होने लगता है टुवर्ड्स दी पोल्स। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि जो टेम्परेट जोन है ये आपका थोड़ा मॉडरेट टेम्परेचर होता है, बहुत गर्मी नहीं होती है। लेकिन इक्वेटर पे सीधे सन रेज पड़ती है तो यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है। फिर यहाँ पे एक और है कि ये जो नदर्न एंटार्क्टिक आर्कटिक ये सब आपके वेरी कोल्ड है, नाम में भी हमने पढ़ा था कि इनको फ्रिजिड जोन बोलते हैं। फिर सन जो है यहाँ पे ज्यादा राइज नहीं कर पाता है मच अबव द होराइजन, तो ये यहाँ पे जो रेज है आपकी स्लैंटिंग होती है, और ये जोन का नाम याद कर लेना, फ्रिजिड इज वेरी कोल्ड। अब लॉन्गिट्यूड क्या है, ये सारी वर्टिकल लाइंस हैं। तो अगर आपको कोई पोजीशन फिक्स करनी है किसी प्लेस की तो सिर्फ लैटिट्यूड से काम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको जाना है तो ये तो आपको पता चल जाएगा, बट आपको एग्जैक्टली ये पता होना पड़ेगा कि ये कहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं दोनों। तो एक टोंगा आइलैंड्स है, देख लो ये पैसिफिक ओशन में है। फिर मॉरिशस आइलैंड हम सबको पता है इंडियन ओशन में है, तो इन्होंने ऐसे लोकेशन बताया है कि 20 डिग्री साउथ में है। तो इसको कैसे लोकेट करना है ये चीज बताई गई है। ये जो लाइंस ऑफ रेफरेंस हैं इन्हीं को हम लोग बोलते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। फिर यहाँ पे जो डिस्टेंसेस हैं बिटवीन देम ये हम लोग डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड के बेसिस पे करेंगे। सेमी सर्कल्स बोलते हैं, या फिर डिस्टेंस जो है इनका बिटवीन देम इंक्रीजेस steadily polewards until it becomes zero at the poles where all the meridians meet। तो यहाँ पे आप देखो इनमें बीच में काफी डिस्टेंस है, बट यहाँ पे जब ये लाइंस आ रही है पोल्स में तब तो पोल तो एक यहाँ पॉइंट है ऐसे एकदम ही जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे डिस्टेंस स्टेडली धीरे धीरे हम देख रहे हैं ऊपर जाते जाते ये लाइंस में कम होती जा रही है डिस्टेंस। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि अनलाइक जो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड हैं, ये जो बाकी के जो मेरिडियंस हैं दे आर ऑफ इक्वल लेंथ। So it was difficult to number the meridians. Hence, all the countries decided the count should begin from the meridian. तो इतने सारे मेरिडियन थे, एक रेफरेंस पॉइंट तो चाहिए ही होगा। तो इन्होंने जो ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी जिस उसमें लॉन्गिट्यूड पे लोकेटेड है उसी को ही अपना प्राइम मेरिडियन बना लिया। तो ये दिख रहा होगा, इसको प्राइम मेरिडियन एज अ 0 डिग्री रेफरेंस माना। फिर यहाँ पे इसकी वैल्यू उन्होंने 0 डिग्री ले लिया, एंड अब ये काउंट कर रहे हैं कि 180 डिग्री ईस्टवर्ड और उसी तरह से वेस्ट भी जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे 30 गए, 60 गए, 90 जाएंगे, पूरा 180 डिग्री तक ऐसे ही ईस्ट में जाएंगे, इसी तरीके से ये वेस्ट में जाएंगे। एक चीज और याद रखना कि जो आपका 180 डिग्री ईस्टवर्ड और वेस्टवर्ड ये एक ही लाइन हो जाएगी फिर। तो यहाँ पे प्राइम मेरिडियन जो है आपका ये अर्थ को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर लेगा। एक आपका हो जाएगा इधर साइड का ईस्टर्न हेमिस्फेयर और इधर साइड वाला हो जाएगा वेस्टर्न हेमिस्फेयर। तो अब यहाँ पे देखते हैं, इंटरेस्टिंग टू नोट ये फैक्ट देख लो, जो 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री जो वेस्ट मेरिडियन है ये आपका सेम ही लाइन पे होगा। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल इन्होंने दिखा कि आप ग्रिड पे देखो ये जो लैटिट्यूड है और मेरिडियंस हैं, तो इस तरह से आप कोई भी पॉइंट को लोकेट कर सकते हो कि ये इतने लैटिट्यूड पे और इतने लॉन्गिट्यूड पे मिल रहा है। फिर धुबरी जो है आपका असम में, उन्होंने बताया ये आपका सिचुएटेड है 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो ऐसे आप देख लोगे कि 90 डिग्री किधर पड़ रहा है और ये लैटिट्यूड वाला किधर से पड़ रहा है, तो लोकेशन पता चल जाएगी। बाकी इधर कुछ खास नहीं था। अब लॉन्गिट्यूड एंड टाइम देख लेते हैं। तो जो लोकल टाइम है कैसे हम रिकॉग्नाइज करते हैं, तो ये है शॉर्टेस्ट एट द नून एंड लॉन्गेस्ट एट द सनराइज एंड सनसेट। तो जब आपका प्राइम मेरिडियन है ग्रीनविच का, तो वहां पे जब इसका सन होता है हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई, ऑल द प्लेसेस अलोंग दिस मेरिडियन विल हैव अ मिड डे या फिर नून का टाइम होगा वहां पे। तो जैसे जैसे हमारी अर्थ रोटेट करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो ये भी पता होना चाहिए, ये भी पीवाईक्यू में उल्टा दे दिया था उन्होंने, अर्थ हमारी वेस्ट से ईस्ट रोटेट करती है। तो जो भी आपकी जगह है ईस्ट ऑफ ग्रीनविच ये आपका अहेड होंगी ग्रीनविच टाइम, और जो आपकी
वेस्ट साइड होंगी वो पीछे होंगी। तो ये ऐसे याद कर लेना, तभी हम लोग का समय आगे चलता है। यहाँ पे आपका ये लंदन वाला एरिया है, तो इसके ईस्ट में जितने हैं ये अहेड होंगे, समय से आगे होंगे, और वेस्ट वाले आपके इसके समय से पीछे होंगे। इसका लोग कैलकुलेशन भी देख लो। तो ये आपको जो डिफरेंस है कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो अर्थ अगर 360 डिग्री रोटेट कर रही है इन अबाउट 24 आवर्स, तो यहाँ पे आप देख लो विच मीन्स 15 डिग्री इन एन आवर। तो 360 को अगर आप डिवाइड करोगे तो 24 से, तो 15 डिग्री आ जाएगा। और अगर वही आपको देखना है कि आपको मिनट्स में कितना हो रहा है, तो ये 4 मिनट में 1 डिग्री वो करती है। तो ये फैक्ट देख लो, ये पूरा 360 24 में है। तो जब यहाँ पे 12 बज रहा है आपका ग्रीनविच में, जिसको आपने रेफरेंस माना है, द टाइम एट 15 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी 15 into 4, दैट इज 60 मिनट्स। तो वो आपका आगे चलेगा, जो चीज आगे चल रही होगी। तो यहाँ पे 15 डिग्री है अगर, तो हमने देखा था 1 डिग्री का डिफरेंस 4 मिनट में आ जा रहा है। तो अगर कोई चीज, कोई जो आपका लोकेशन 15 डिग्री आगे है ईस्ट में, तो वो 60 मिनट से आगे हो जाएगा। तो अगर आपका यहाँ पे 12 बज रहा होगा, तो हम लोग ऐसे करेंगे कि यार यहाँ पे 12 बज रहा है, तो 4 मिनट में 1 डिग्री हो रहा है, तो 15 डिग्री के लिए यहाँ पे 1 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा। तो ये आपका 1 आवर अहेड ऑफ ग्रीनविच, तो ये यहाँ पे 1 बजेगा। अब यही चीज उल्टी हो रही होगी, अगर वेस्ट साइड में आप जाओगे तो ये उतने से ही पीछे होगा, तो इट विल बी बिहाइंड दैट बाय 1 आवर। तो वहां पे 11 बज रहा होगा। तो अगर ये 12 है तो इधर साइड में 11 बजेगा, एंड इधर साइड में 1 बजेगा दोपहर का। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन वाला कुछ नहीं है, बस 360 डिग्री 24 घंटे में है। तो फिर आप देख लेना कि 4 मिनट में 1 डिग्री, तो 1 डिग्री अगर आप आगे जाओगे तो 4-4 मिनट से आप आगे होते जाओगे। अब हमारा क्या है स्टैंडर्ड टाइम, वो तो लंदन से हमने देख लिया। जो लोकल टाइम है ये सब आपका अलग अलग मेरिडियंस पे अलग अलग होगा, इसीलिए हर कंट्री में आप देखेंगे एक टाइम जोन नहीं होता है। जो बहुत फैली हुई कंट्रीज हैं उनके यहाँ बहुत सारे टाइम जोन्स हैं। तो इन इंडिया हमने देखिए देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ अबाउट 1 hour and 45 minutes इन द लोकल टाइम्स ऑफ द्वारका इन गुजरात एंड डिब्रूगढ़ इन असम। तो यार ये देखो काफी, देखो इसमें डिफरेंस आ जा रहा है बहुत सारे। जब हम देख रहे थे कि 4 मिनट में ये 1 डिग्री का डिफरेंस जो है वो 4 मिनट का वो कर रहा है, तो यहाँ पे देखो 68 डिग्री है, यहाँ पे 97 डिग्री है। तो काफी वेरिएशन है डिग्री में, तो मिनट्स का भी तो डिफरेंस आ जाएगा उस हिसाब से। तो हमने सोचा कि बीच का हम कोई ऐसा ले लेते हैं पॉइंट, और वो हम यूज कर लेंगे पूरे इंडिया के लिए। उसी को हमने बोल दिया IST या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जिसको बोलते हैं। तो हमारा जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है ये इलाहाबाद या मिर्जापुर साइड से जाता है। तो ये देख लो, ये PYQ ये भी आ चुका है काफी बार। तो इसका कितना डिग्री है, 82.5 डिग्री ईस्ट। हमने इसको अपना रेफरेंस या स्टैंडर्ड टाइम मान लिया, ताकि इधर साइड भी प्रॉब्लम ना हो, इधर साइड भी प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे इट इज देयर फॉर नेसेसरी कि हम एक कोई सेंट्रल मेरिडियन को अडॉप्ट कर लें एज IST। तो इंडिया में जो लॉन्गिट्यूड है 82.5 डिग्री ईस्ट, ये ट्रीट किया जाता है एज स्टैंडर्ड मेरिडियन। तो यहाँ पे जो लोकल टाइम है वही स्टैंडर्ड टाइम मान लिया जाता है पूरे कंट्री के लिए। फिर यहाँ पे कुछ इंडिया है जो लोकेटेड है आपका ईस्ट ऑफ ग्रीनविच एट 82.5 डिग्री ईस्ट। तो हमारा जो ग्रीनविच से जो वो है डिस्टेंस है ये इतने डिग्री है, दैट इज 5 hours and 30 minutes का डिफरेंस आ जाता है अहेड ऑफ द GMT। तो ये एग्जैक्टली देख लेना 5.5 घंटे हम लोग आगे चलते हैं जो स्टैंडर्ड टाइम है। तो अगर यहाँ पे 7:30 है इंडिया में, तो वहां पे 2 बज रहा होगा, तो सीधे 5.5 घंटे से आगे बढ़ा देना टाइम। बाकी तो यहाँ कुछ नहीं है। रशिया में 7 जोन है टाइम जोन, क्योंकि रशिया काफी फैला हुआ है तो एक टाइम जोन से उनका काम नहीं होगा। इसी तरीके से जो अर्थ है ये 24 टाइम जोन्स में डिवाइडेड है ऑफ 1 hour ईच। तो हर जो जोन है ये आपका कवर करता है 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो ये कैसे आया, 360 डिग्री को 15 से डिवाइड किया तो 24 टाइम जोन्स निकल के आ रहे हैं। तो इसमें तो इतना ही था। नेक्स्ट पे चलते हैं फिर। चैप्टर नंबर 3 पे देख लेते हैं मोशंस क्या होता है। तो रोटेशन हमें पता है कि यहाँ पे जब अर्थ रोटेट करती है अपने ही एक्सिस पे, उसको रोटेशन बोलते हैं। उसी की वजह से दिन और रात होते हैं। फिर यही चीज जब अर्थ अपना मूवमेंट करती है अराउंड द सन एक फिक्स्ड पाथ या ऑर्बिट में, तो उसको रेवोल्यूशन बोलते हैं। उसी की वजह से सीजन्स चेंज होते हैं।
तो अब देख लेते हैं जो एक्सिस है अर्थ का, जो कि इमेजिनरी लाइन है, तो ये जो एंगल हमने देखा था 66.5 डिग्री, तो उस पे ये रोटेट करती है विथ इट्स ऑर्बिटल प्लेन। तो ये जो प्लेन ये बनता है इसकी ऑर्बिट को, इसी को बोलते हैं ऑर्बिटल प्लेन। जो अर्थ है आपका, ये रिसीव करती है सन से लाइट, तो इसका जो शेप है स्फेरिकल बोल दो या जियोइड शेप बोल दो, तो हाफ ऑफ इट्स गेट्स लाइट फ्रॉम द सन एट अ टाइम, एक बार में आधा है, क्योंकि इसे थोड़ा तिरछे होके ये रोटेशन करती है। तो जो पोर्शन फेस करेगा सन को, वहां पे एक्सपीरियंस करेंगे आप डे, और जो पीछे छिप जाता है पार्ट, वहां पे होगा नाइट। तो एक सर्कल देख लो जो डिवाइड करता है डे को नाइट से, इसको बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो ग्लोब पे अगर आपको ये बनाना है तो दैट इज सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो ये जो सर्कल है आपका कोइंसाइड नहीं करता है, तो देख लो 24 घंटे पूरे लगते हैं एक रोटेशन को करने में। इसी पीरियड ऑफ रोटेशन को हम बोलते हैं अर्थ डे। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक बार देख लो, ये है आपका सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो जहां पे इतने में हम देख रहे हैं कि पूरी डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है, तो यहाँ पे लाइट है, पूरा दिन है, यहाँ पे रात है, और इसको जो डिवाइड कर रहा है दैट इज सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। यहाँ पे इंक्लिनेशन दिखाया गया है कि अर्थ का एक्सिस कैसे है, तो हमने देखा तिरछी है, सीधी ना होके। तो यहाँ पे देखो ये इक्वेटर दिख रहा होगा 0 डिग्री, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो यहीं पे जो प्लेन वाली चीज ये बता रहा है कि 66.5 डिग्री वाला, द प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट। फिर क्वेश्चन है कि अगर हम पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे, तो अर्थ नहीं करेगी तो एक जगह सिर्फ दिन ही दिन रहेगा, एक जगह रात ही रात रहेगी। फिर देख लेते हैं रेवोल्यूशन क्या होता है। तो अर्थ को पूरा पूरा 365 एंड 1/4 डे, मतलब ऑलमोस्ट हम लोग बोलते हैं एक साल। तो हम लोग ये जो 6 घंटे को इग्नोर कर देते हैं, ये इसी की वजह से लीप ईयर आ जाता है। तो हम बोलते हैं ना कि एक साल में वो रेवोल्यूशन होता है, बट ये जो 6 आवर्स को इग्नोर करते हैं, तो वो क्या करता है, आपका जो 6 आवर्स है हर साल जो बचता है, तो आपका बचाते बचाते 24 घंटे, तो एक दिन का जो डिफरेंस आएगा 4 साल में आ जाएगा, 6 × 4। तो इसीलिए हर चौथे साल पे आपका लीप ईयर आता है, और उसको हम जोड़ देते हैं फेब में, 29 फेब में। बाकी एक चीज क्लियर है कि अर्थ जो है आपका एलिप्टिकल ऑर्बिट में करती है, राउंड लगाती है, तो ये एलिप्टिकल ऑर्बिट पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे एक इन्होंने दिखाया है, ये फिगर दिखाई है, ये देख लो इक्विनॉक्स क्या होता है। तो यहाँ पे आप देखिए सन है, ये डायरेक्ट, ये अर्थ का पूरा वो है एक्सिस है, टिल्टेड एक्सिस में। तो यहाँ पे डायरेक्ट सन रेज पड़ रही हैं, इधर पे और इधर पे। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं इक्विनॉक्स। ये 21 मार्च के टाइम पे आता है, जिसको हम लोग ऑटम सीजन या स्प्रिंग सीजन भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट आ रही है। यही उल्टा जब आपका 23 सितंबर में आता है, तो इसको यहाँ पे भी इक्विनॉक्स ही बोलते हैं, कि इक्वल डे एंड इक्वल नाइट। इक्वल का मतलब भी होता है। अब इधर साइड अगर आप देखो, समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो इसको समर सॉल्स्टाइस बोलते हैं। तो ये 21 जून में है, तो ये देख लेना 21 जून, एंड यहाँ पे 22 दिसंबर, दिस इज विंटर सॉल्स्टाइस। बाकी इधर तो ऐसा सच दिया नहीं है, वही सब डिस्कस किया गया है कि कब होता है। जो नॉर्थ पोल है आपका इंक्लाइन है टुवर्ड्स द सन, एंड जो प्लेसेस हैं बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल, ये कंटिन्यूअसली डे एंड लाइट एक्सपीरियंस करती रहती है फॉर अबाउट 6 मंथ्स। ये फैक्ट देख लो, जो लॉन्गेस्ट डे है और शॉर्टेस्ट नाइट है, ये आपका 21 जून को होती है। तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, एंड जो नाइट्स हैं आपकी लॉन्गर होती हैं देन द डेज, इसी को ही हम लोग बोलते हैं समर सॉल्स्टाइस। फिर 22 दिसंबर वाला जो हमने अभी फिगर में देखा था, तो यहाँ पे जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, उस पर डायरेक्ट रेस पड़ती है सन की। जो साउथ पोल है, क्योंकि वो टिल्टेड होता है सन के साइड, तो जो सन की रेज है वर्टिकुलरली पड़ती है इस पे, के ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, इसी को हम लोग बोलते हैं विंटर सॉल्स्टाइस। फिर 21 मार्च एंड जो सितंबर 23 है, यहाँ पे इक्विनॉक्स तो है। तो इक्विनॉक्स का मतलब होता है कि इक्वल डे एंड इक्वल नाइट्स। 23 सितंबर को आप ऑटम सीजन ही बोलते हैं, और स्प्रिंग सीजन अगर सदर्न वाले को लोग होंगे तो उनके लिए स्प्रिंग सीजन हो जाता है। फिर चैप्टर 4 देख लेते हैं। मैप में, मैप क्या है आपका, रिप्रेजेंटेशन है या ड्राइंग है अर्थ के सरफेस का,
और अ पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस चैप्टर में ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है यूपीएससी के पर्पज से। एक बार देख लो, बहुत सारे थीम्स में जब आप मैपिंग करते हो तो उनको थीमेटिक मैप्स बोलते हैं। बाकी यहाँ मैप में एक स्केल होती है जो कि आपका वो छोटा करके बताती है डिस्टेंसेस को दिखाने के लिए। एंड डायरेक्शंस वाले में ज्यादा कुछ है नहीं। हाँ, ये डायरेक्शन बस कुछ नहीं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट दिखाया है। जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है ये आपको कार्डिनल पॉइंट्स ही बोलते हैं, तो बस ऐसा पता होना चाहिए कार्डिनल पॉइंट्स क्या होते हैं। सिंबल्स में ज्यादा कुछ है नहीं, ये सब हम लोग पढ़ते नहीं है, तो ये सब कन्वेंशनल सिंबल्स बोलते हैं इनको। बाकी एक स्केच क्या है, कुछ नहीं है, ड्राइंग है जो कि मेमोरी के बेसिस पे है। दिस इज ऑल्सो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। चैप्टर 5 में देख लेते हैं। तो बस ये पता होना चाहिए जो सॉलिड पोर्शन है अर्थ का जहाँ पे हम रहते हैं उसको लिथोस्फेयर बोलते हैं, गैसियस पोर्शन को एटमॉस्फेयर बोलते हैं, पानी वाला जो एरिया है दैट इज हाइड्रोस्फेयर। और बायोस्फेयर कहाँ होता है, वो ऐसा जोन है जहाँ पे ये दोनों ही तीनों ही हमें साथ में देखने को मिलते हैं और हमें वहां पे लाइफ देखने को मिलती है, जहाँ पे लैंड वाटर एंड एयर टुगेदर। तो लिथोस्फेयर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये आपके रॉक्स होते हैं, अर्थ की जो क्रस्ट है या जो सॉइल की थिन लेयर्स हैं, इन सबको मिला के हम लिथोस्फेयर बोलते हैं। तो अर्थ की ही जो सरफेस है उसके दो डिवीजन हैं। तो जो बड़े बड़े लार्ज लैंड मासेस हैं उनको हम लोग कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं, पानी वाली चीजों को हम लोग ओशन बेसिन बोलते हैं। बाकी फिर यहाँ पे मैप दिया हुआ है, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। तो कुछ नहीं, ये तो नॉर्मल फिगर है, यहाँ पे एटलस माउंटेन्स एंड रेंजेस दिखाई गई हैं। जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है इसकी डिस्टेंस देख लो, अगर स्टेट पीसीएस या ऐसा है तो 8848 लेटेस्ट जो है फिगर है 8848 मीटर्स है। और जो अगर आप ये चीज ओशन में देखोगे तो सबसे डीपेस्ट है मेरियाना ट्रेंच, ये आपका पैसिफिक ओशन में है। तो मैरियाना ट्रेंच का डिस्टेंस ये देखो, डेप्थ देखो तो ये 11,000 है। तो माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा ये डीप, मतलब ज्यादा वो है इसका डेप्थ, 11,000 है। फिर कॉन्टिनेंट्स देख लो, एशिया हमारा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, 1/3 है ये टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। ये पूरा पूरा आपका ये ईस्टर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इससे पास होता है। एशिया और यूरोप को यूराल माउंटेन, तो वेस्ट में ये भी हमने काफी बार देख लिया है। और अगर कंबाइंड लैंड मास देखें यूरोप और एशिया को तो इसको हम लोग यूरेशिया बोलते हैं। यूरोप सबसे छोटा है, काफी मच स्मॉलर देन एशिया है, इससे आर्कटिक सर्कल पास होता है। अफ्रीका है हमारा सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया के बाद। तो देख लेना अफ्रीका वाला थोड़ा एरिया बड़ा है, सेकेंड आता है, इसमें विजन में भी पूछा गया था। तो अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां से तीनों लाइंस पास होती हैं, यहाँ पे इक्वेटर भी जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी जाता है। नाइल के बारे में हमने पढ़ा है, लॉन्गेस्ट रिवर है, ये भी आपकी अफ्रीका में ही है। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका का थर्ड लार्जेस्ट है और इसको सेपरेट करता है साउथ अमेरिका से इस्थमस ऑफ पनामा या पनामा कैनाल, हम लोग काफी पढ़ते हैं। साउथ अमेरिका के बारे में ज्यादा कुछ है नहीं, ये साउदर्न हेमिस्फेयर में है। यहाँ जो एंडीज है ये आपकी वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, तो ये फैक्ट भी पता होना चाहिए। और यहीं पे आपका लार्जेस्ट रिवर जिसको अमेजोन बोलते हैं, अमेजोन रिवर है। ऑस्ट्रेलिया आपका सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है जो कि एंटायरली सदर्न हेमिस्फेयर में है, इसको हम आइलैंड कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं, तो ये पता होना चाहिए। तो सबसे बड़ा एशिया है, सबसे छोटा आपका ऑस्ट्रेलिया है। अंटार्कटिका आपका कंप्लीटली सदर्न हेमिस्फेयर में, यहाँ दो है हमारा, ये पता होना चाहिए, मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। और अगर आप आर्कटिक में बोलोगे, आर्कटिक ओशन में, तो वहां पे हिमाद्री है हमारा। हाइड्रोस्फेयर देख लेते हैं, तो हमारे अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है। 71% से ज्यादा यहाँ पानी है, 29% ये लैंड से कवर्ड है। 97% ऑफ जो अर्थ का वाटर है आपका ये ओशंस में है और काफी खारा है, इसको आप पी नहीं सकते हैं। पीवाईक्यू में डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा गया था कि कितना परसेंटेज कहाँ से है, तो वो भी देखेंगे आगे। ओशंस में देख लो, पैसिफिक ओशन है, लार्जेस्ट ओशन है, ये आपका स्प्रेड है ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ, तो ये देख लेना काफी ज्यादा स्प्रेड है, 1/3 ऑफ द अर्थ। मैरियाना ट्रेंच जो अभी हमने देखा था डीपेस्ट ट्रेंच, वो इसी में ही है। ये पैसिफिक ओशन आपका सर्कुलर शेप में है। तो यहाँ देख लो क्या क्या, एशिया ऑस्ट्रेलिया सब कुछ है यहाँ पे, तो ये सब पूरा सराउंड ही करता है वो। जो अटलांटिक ओशन है उसका शेप देख लो, एस शेप में आ जाती है यहाँ पे।
तो ये काफी हाईली इंडेंटेड है, मतलब थोड़ी कटी फिटी है, तो इसीलिए ये हार्बर्स के लिए काफी सही रहता है कि वो शिप को सेल कर सकते हैं, शिप को वहां पे खड़ा कर सकते हैं इजीली और वहां से जा सकते हैं। तो ऐसे जो अटलांटिक ओशन है, इसीलिए इसको बिजिएस्ट ओशन भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ काफी पोर्ट है एंड कॉमर्स के लिए काफी अच्छा रहता है ये। एक बेरिंग स्ट्रेट, तो ये सबको पता ही है कि कहाँ पे है ये, तो आर्कटिक ओशन वाला है, ये कैसे पैसिफिक ओशन से कनेक्टेड है पूरा बेरिंग स्ट्रेट। एंड एटमॉस्फेयर में कुछ नहीं है, लेयर ऑफ गैसेस को बोलते हैं एटमॉस्फेयर। तो जो एटमॉस्फेयर है हमारा, इसी हाइट देख लो 1600 किलोमीटर तक एक्सटेंड है। ये भी आपका 5 लेयर्स में है, तो ये सारी लेयर्स देख लो। नीचे सबसे हमारा ट्रोपोस्फेयर है, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर है, फिर मीजोस्फेयर है, फिर थर्मोस्फेयर एंड सबसे आखिरी में एक्सोस्फेयर, जहाँ पे हमारा रिसर्च स्टेशन है। फिर जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे मेनली आपके जो गैसेस हैं देख लो, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पर 99% यही दोनों है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है। तो एग्जैक्टली पता होना चाहिए, पीवाईक्यू में भी पूछा गया है। कुछ अदर गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ये सब आपका 1% है बस। तो ऑक्सीजन क्या है, ये ब्रेथ ऑफ लाइफ है, वाइल नाइट्रोजन आपका हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इवन कार्बन डाइऑक्साइड भी काफी इंपॉर्टेंट है, भले ही आपका काफी कम क्वांटिटी में है। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि हीट को ऑब्जर्व करता है, इसीलिए हमारी जो अर्थ है वो गर्म रहती है। बाकी देख लीजिए, यहाँ पे जो डेंसिटी है एटमॉस्फेयर की, हाइट से वेरी करती रहती है। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी, इधर से प्रेशर डालेगा आपका, तो सबसे ज्यादा आपका सी लेवल, क्योंकि ऊपर एटमॉस्फेयर है काफी नीचे तक है, तो प्रेशर डालेगा, तो सी लेवल पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम रहेगा। और जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ये डिक्रीज करने लगेगा रैपिडली। फिर क्लाइंबर्स ये एक्सपीरियंस करते हैं प्रॉब्लम इन ब्रीदिंग, वो भी इसी रीजन है, क्योंकि धीरे धीरे डेंसिटी ऑफ द एयर डिक्रीज करने लगती है। फिर जो टेम्परेचर है, ये भी आपका डिक्रीज करता है जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेज एज वी गो अपवर्ड्स। फिर जो एटमॉस्फेयर है वो प्रेशर डालता है अर्थ पे। फिर बायोस्फेयर हमने देख ही लिया था, जहाँ पे तीनों कंबाइंड साथ में रह रहे हैं, इसी को ही हम बोलते हैं लाइफ पूरा यूनिक है इस टू दिस प्लैनेट एग्जिस्ट। बाकी इसमें लास्ट में एक लाइन बस ठीक है, बट इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ CO2 लीड्स टू इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर। तो ये तो सबको पता है, तो बेकार चीज है, आगे चलते हैं। चैप्टर नंबर 6 देख लेते हैं। तो यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं था, एक बार देख लो, जो एक स्टीप हिल होता है जिसकी एलिवेशन आपकी 600 से ज्यादा मीटर की होती है, उसी को हम लोग माउंटेन बोलते हैं। यहाँ पे जो पहला है, फर्स्ट और द इंटरनल प्रोसेस लीड्स टू द अपलिफ्टमेंट एंड सिंकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस एट सेवरल प्लेसेस। तो कैसे लैंड फॉर्म्स एग्जिस्टेंस में आए हैं, तो उसके बारे में बताया गया है। एक बार यहाँ पे डायग्राम में टर्म्स भी देख लो कुछ, माउंटेन, प्लेट्यू, लेक, रिवर, ये तो सब पता ही है, प्लेन। यहाँ पे डेल्टा देख लो, जो नदियां बना देती हैं सेडिमेंट्स को लाके। पेनिनसुला क्या होता है, ऑल 3 साइड से आपका वाटर से हो। इस्थमस क्या है, वो यहाँ पे काट के वाटर बॉडीज को दो मिलाती है। एंड स्ट्रेट दिख रहा होगा, आइलैंड है एंड हिल है। तो सेकेंड, दो तरह के प्रोसेसेस होते हैं, एक हमने ऊपर देखा था, दूसरा है एक्सटर्नल प्रोसेस। तो ये आपका कंटिन्यूअस जो वेयरिंग डाउन होता रहता है या रीबिल्डिंग होता है लैंड सरफेस का। तो जब ये अर्थ का सरफेस को इरोजन बोलते हैं, ये वेयरिंग अवे होता है या विदर अवे हो जाती है, तो जो भी है सरफेस आपका, ये लोअर होती रहती है बाय द प्रोसेस ऑफ इरोजन, एंड ये बनती और बिगड़ती रहती है। तो डिपोजिशन और इरोजन आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहता है। इसी की वजह से हमें माउंटेन्स, प्लेट्यू एंड प्लेन्स देखने को मिलते हैं। तो माउंटेन कुछ भी नहीं है, थोड़ा हाइट पे है, एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस है। यहाँ पे कुछ माउंटेन्स हैं जो कि परमानेंटली फ्रोजन है, उनको ग्लेशियर्स बोलते हैं। फिर यहाँ पे फोल्ड माउंटेन क्या है, वो धीरे धीरे जो फोल्ड होके वो अपलिफ्ट होता रहता है, ऊपर होता रहता है, जैसे कि हिमालयाज है हमारे, तो उसके बारे में बताया है। फिर माउंटेन्स आपके अरेंज हो जाते हैं इन अ लाइन नोन एज रेंज। तो लाइन से जो ऐसे रेंज चलता रहता है माउंटेन का, इसको रेंज बोलते हैं। फिर इन्होंने हिमालयाज, एल्प्स, एंडीज, ये आपके एग्जाम्पल्स बताए हैं।
फिर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन, एक आपका फोल्ड माउंटेन होता है, ब्लॉक माउंटेन होता है, एंड फिर एक होता है आपका वोल्केनिक माउंटेन। तो मेरे ख्याल से आगे नेक्स्ट एनसीईआरटीज में अच्छे से बताया होगा। फिर यहाँ जो अरावली रेंज है इंडिया की, ये सबसे ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम है इन द वर्ल्ड, तो ये फैक्ट देख लो। फिर जो एप्लेशियंस हैं आपके नॉर्थ अमेरिका में, एंड द यूराल माउंटेन्स इन रशिया, तो इनके आपके राउंडेड फीचर्स हैं और लो एलिवेशन है, थोड़ा हाइट कम है यहाँ पे। ये भी आपके ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। तो एग्जाम्पल देख लो, एप्लेशियन नॉर्थ अमेरिका के एंड यूराल माउंटेन रशिया के। ब्लॉक माउंटेन क्या होते हैं, ये जब आपके क्रिएट होते हैं जब लार्ज एरियाज आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली। तो ये देखिए कुछ ऐसे ब्लॉक जैसा दिख रहा है यहाँ पे, ये कुछ ऊपर चढ़ जा रहा है, कुछ नीचे चला जा रहा है। तो जो अपलिफ्टेड वाले ब्लॉक होंगे उनको होर्स्ट, तो ये देख लेना टर्म, ये ज्यादा लोग नहीं पढ़ते हैं, होर्स्ट वाला काफी इंपॉर्टेंट है। और जो नीचे का ब्लॉक है उसको बोलते हैं ग्रैबन। तो इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि जो राइन वैली है या वॉस्गेस माउंटेन रेंज है आपका यूरोप में, ये आपके एग्जाम्पल हैं ब्लॉक माउंटेन के। देख लेना, ये वाला पोर्शन मुझे काफी इंपॉर्टेंट लगा बिकॉज ये जल्दी हम लोग पढ़ते नहीं है ये टर्म्स। फिर जो वोल्केनिक माउंटेन्स है, ये आपका वोल्केनिक एक्टिविटी जो कि टेक्टोनिक प्लेट्स के शिफ्टिंग इसकी वजह से हो रही है। तो इसका एग्जाम्पल एक है आपका माउंट किलिमंजारो जो कि अफ्रीका में है, और एक है आपका माउंट फुजियामा, तो ये पता होना चाहिए कहाँ पे है, जापान में है। तो ये सब आपके वोल्केनिक हैं। माउंटेन्स काफी इंपॉर्टेंट है, स्टोर हाउस ऑफ वाटर है, कुछ ग्लेशियर्स में काफी पानी है। जो रिवर वैलीज हैं एंड टेरेसेस हैं आपके, ये यहाँ पे कल्टीवेशन भी होता है, टेरेस फार्मिंग हम सब लोग पढ़ते ही हैं। फिर यहाँ पे कुछ नहीं, इन्होंने मैग्मा को दिखाया है कि यहाँ पे मैग्मा कैसे कर रहा है, और जैसे वो बाहर आ जा रहा है ये लावा बॉम्ब्स दिखा रहा है। तो ये देख लो यहाँ पे जो वोल्केनिक कोन है ये कंपोज ऑफ लेयर्स ऑफ एश एंड लावा। बाकी प्लेट्यू क्या होता है, एलिवेटेड, थोड़ा ऊंचाई पे है लेकिन लैंड आपका फ्लैट है, तो थोड़ा से उठा हुआ है ऐसे ये प्लेट्यू हो जाएगा। तो ऐसा लगता है कि ऊपर ऐसे उठी हुई टेबल, जब हम लोग टेबल देखते हैं तो टेबल का जो ऊपर वाला जहाँ हम लोग पढ़ते हैं तो दैट इज प्लेट्यू की तरह ही है। तो फ्लैट टॉप्ड टेबल लैंड बोलते हैं अबाउट द सराउंडिंग एरिया। तो इंडिया में डेक्कन प्लेट्यू सबसे ओल्डेस्ट प्लेट्यू है। प्लेट्यूज जो है आपके वेरी यूजफुल हैं क्योंकि ये रिच हैं आपके मिनरल डिपॉजिट्स में, तो इसीलिए आपको प्लेट्यू वाले एरिया में काफी माइनिंग एरियाज, तो ये जो डेक्कन प्लेट्यू इधर हम लोग देखते हैं काफी मिनरल्स मिलते हैं। फिर जो अफ्रीकन प्लेट्यू है ये काफी फेमस है आपका गोल्ड एंड डायमंड के लिए, तो किम्बरले और ये सब जगह यहाँ पे काफी फेमस है अफ्रीका में। यहाँ पे इंडिया में हम देखें तो काफी ह्यूज रिजर्व्स मिलते हैं आयरन, कोल एंड मैंगनीज के। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू में वेरी रिच इन मिनरल रिसोर्सेज। फिर एक इंडिया में हुंडरू फॉल्स, तो देख लेना ये भी पूछ सकता है, ये आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू है ऑन द रिवर सुबर्णरेखा। और जॉग फॉल्स कहाँ पे है, कर्नाटका में है। तो ये एग्जाम्पल्स हैं वाटरफॉल्स के। तो ऐसे एरियाज में आपको बहुत सारे वाटरफॉल भी देखने को मिलते हैं, तो उसका एग्जाम्पल दिया इन्होंने। प्लेन्स क्या है, प्लेन लैंड है, ये आपके जनरली नॉट मोर देन 200 मीटर अबव, तो बहुत ऊंचे नहीं है, ये तो फ्लैट एरिया है। ये काफी फर्टाइल होते हैं। इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स बनाती हैं इंडिया में, ऐसे यांगसे रिवर है, तो इससे पता चल रहा है कि यांगसे आपकी रिवर है चाइना की, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिवर हो जाती है। फिर देख लीजिए लैंडफॉर्म्स एंड द पीपल, इस पैराग्राफ में तो कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं था, तो ये भी चैप्टर में बस इतने ही फैक्ट थे। आ जाते हैं चैप्टर नंबर 7, आवर कंट्री इंडिया। तो पेनिनसुला क्या होता है, पीस ऑफ लैंड है जो कि ऑल साइड 3 साइड से पानी से सराउंडेड है। तो इंडिया का देख लेते हैं एरिया, तो ये एरिया पता होना चाहिए 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है। नॉर्थ साउथ से जो एक्सटेंट है कश्मीर टू कन्याकुमारी 3200 किलोमीटर तक का है। और जो ईस्ट वेस्ट का एरिया है, थोड़ा सा रफ आइडिया ले लो, 2900 किलोमीटर्स तक का है। फिर यहाँ पे लोकेशनल सेटिंग देख लो, इसका जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 नॉर्थ है, ये आपका ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू दी कंट्री जाता है और ये 8 स्टेट से पास होता है आपका। फिर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ जो मेन लैंड ऑफ इंडिया है ये एक्सटेंड करता है बिटवीन 8 डिग्री, ये 8 डिग्री 4 देख लेना, एंड 37 डिग्री एंड 8 डिग्री देख लेना लैटिट्यूड है। अगर यही चीज आप वेस्ट टू ईस्ट देखोगे ऐसे वाला, ये जो अगर इंडिया है तो यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो गुजरात वाला पूरा है ये 68 डिग्री है ईस्ट में, एंड जो आपका ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो आपका 97 डिग्री है। तो करीब करीब जो 30 डिग्री का जो अंतर आता है ना, इसी की वजह से जो हमारा
देखते हैं कि 5 घंटे का जो डिफरेंस आ रहा है, दिक्कत हो रही है टाइमिंग वाला, वो यही रीजन है। एक यहाँ भी फैक्ट था कि जो लार्ज कंट्रीज हैं जो एक्सटेंसिवली हैं ईस्ट टू वेस्ट डू नॉट हैव अ सिंगल स्टैंडर्ड टाइम। तो इन्होंने बताया कि यूएसए और कनाडा में 7 एंड 6 टाइम जोन्स हैं, तो काफी ज्यादा जोन्स हैं। और रशिया में भी बहुत ज्यादा है, 7 हैं टाइम जोन्स। फिर यहाँ पे एक फैक्ट और दिया है कि आपने पहले ही देखा था कि जो लोकल टाइम चेंज होता है बाय 4 मिनट्स फॉर एवरी 1 डिग्री। तो 1 डिग्री से आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे तो 4-4 मिनट का अंतर आता रहेगा। तो जो सन है हमारा 2 घंटे पहले राइज हो जाता है ईस्ट में, अरुणाचल प्रदेश, इसीलिए इसको बोलते हैं ना लैंड ऑफ राइजिंग सन, अरुणाचल प्रदेश। तो ये आपका यहाँ पे 2 घंटे पहले आ जाता है सूरज, अगर आप ये कंपेयर करो गुजरात से। तो इसीलिए जो लोकल टाइम है, ये जो डिफरेंस है हमने देखा था, इसलिए बीच का टाइम लिया गया है एज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो कि इलाहाबाद मिर्जापुर साइड से पास होता है। उसके बाद 7 कंट्रीज हैं जो कि शेयर करती हैं लैंड बाउंड्रीज विद इंडिया। तो ये देख लो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान कुछ 100 समथिंग ही है, ज्यादा नहीं है। फिर आपका चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और नीचे श्रीलंका। फिर पॉलिटिकल मैप दिया है, यहाँ पे कुछ रेंजेस दिखाई हैं, तो ये हमने काफी डीप में किया है, तो देख लो एक बार बस। अरावली रेंज आपका सबसे पुराना रेंज है, इसके इधर आपका ग्रेट इंडियन डेजर्ट है। विंध्यन रेंज है, सतपुरा रेंज है, तो यहीं से नर्मदा रिवर हम लोग पढ़ते हैं, नर्मदा ये रही एंड ये तापी। बाकी इसमें तो कुछ खास है नहीं। वेस्टर्न रेंज, ईस्टर्न घाट्स दिखाया है एंड ये है आपका पूरा डेक्कन प्लेट्यू। अब यहाँ मैप में सिंस ये है तो देख लो, नीलगिरी इसकी हाईएस्ट पीक है डोडा बेटा, अनामलाई है इसकी हाईएस्ट पीक है अनाईमुडी, और इसी के नीचे आ जाते हैं यहाँ पे कार्डेमम हिल्स। फिर फिजिकल डिविजन्स देख लेते हैं। जो नॉर्दर्न मोस्ट है आपका ग्रेट हिमालय या हिमाद्री है, तो वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक आर लोकेटेड इन दिस रेंज। फिर जो मिडल हिमालय है उसको हिमाचल भी बोलते हैं, ये आपका ग्रेट हिमालयस के नीचे है, और सबसे नीचे वाले स्ट्रेच को बोलते हैं शिवालिक। बाकी इसमें कुछ नहीं है। नॉर्दर्न इंडियन जो प्लेन्स है एल्यूवियल डिपॉजिट्स का रिजल्ट है। वेस्टर्न पार्ट में जो है आपका अरावली के वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ये ड्राई है, हॉट है और सैंडी स्ट्रेच ऑफ लैंड है। साउथ में जो है आपके नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, ये आपके पेनिनसुलर प्लेट्यू है इनके प्लेन्स के साउथ में। फिर आप देख लो यहाँ पे न्यूमरस हिल रेंजेस हैं। अरावली हिल्स आपका ओल्डेस्ट है, ये पता होना चाहिए। विंध्यास एंड सतपुराज आपकी इंपॉर्टेंट रेंज है, यहाँ से नर्मदा एंड तापी फ्लो करती हैं। फिर वेस्टर्न घाट्स को सह्याद्री भी बोलते हैं, तो ये बॉर्डर करती हैं डेक्कन प्लेट्यू को इन द वेस्ट, एंड ईस्टर्न घाट्स आपका ईस्टर्न बाउंड्री बनाते हैं। बाकी ये जो प्लेट्यू है कोल और आयरन इन सब के लिए रिच है, हमने देख ही लिया। पॉलिप्स क्या होते हैं? कोरल। तो कोरल जो होते हैं स्केलेटन होते हैं टाइनी मरीन एनिमल्स, तो इन्हीं को हम लोग बोलते हैं पॉलिप्स। तो देख लेना ये सब है, कोरल ब्लीचिंग वही सब टर्म्स काफी इंपॉर्टेंट है। ये टर्म पॉलिप है। रिवर्स के बारे में दिया गया है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी आपका वे ऑफ बंगाल में जाती हैं, तो डेल्टा बनाती हैं काफी। फिर सुंदरबन डेल्टा का एग्जाम्पल दिया गया है। आगे तो इसमें फिर इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट था। एक फैक्ट यहाँ भी देख लो, हमारे यहाँ 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड है, लक्षद्वीप आइलैंड एंड अंडमान एंड निकोबार। तो जो लक्षद्वीप आइलैंड है आपको उनको कोरल आइलैंड भी बोलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, चैप्टर नंबर 8। तो यहाँ पे सीधे आ जाओ इधर, कोल्ड वेदर या विंटर सीजन। तो इसमें भी कुछ खास है नहीं। विंटर सीजन में है कि जो सन रेज हैं आपकी डायरेक्टली फॉल नहीं करती हैं रीजन में। फिर हॉट वेदर सीजन या फिर समर सीजन में जो टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, तो जो हॉट और ड्राई विंड होती है उसको लू बोलते हैं, तो ये डे के टाइम पे बहती है। फिर साउथ वेस्ट मानसून सीजन या जिसको रेनी सीजन बोलते हैं, तो ये आपका केरला यहाँ साउथ से नीचे से आता है मानसून, तो इसको रेनी सीजन जून के टाइम पे आता है। तो जो विंड्स हैं आपकी अरेबियन सी से एंड बे ऑफ बंगाल से लैंड की तरफ आती हैं, इनके साथ मॉइस्चर होता है, वो बारिश लेकर आती हैं काफी। फिर उसी तरीके से है सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून या फिर ऑटम। तो यहाँ पे विंड्स जो आ रही थी अब वो वापस जा रही हैं लैंड से अपना बे ऑफ बंगाल की तरफ, तो हम लोग बोलते हैं मॉनसून जा रहा है। तो जो सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया है, जैसे कि पर्टिकुलरली तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, उनको इस टाइम पे मिलता है नीचे से वो जो वापस जा रही है बे ऑफ बंगाल में, तो
बारिश करते हुए जाती हैं। फिर मॉनसून का देख लेते हैं। मॉनसून एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है मौसम, मतलब सीजन्स। फिर एक यहाँ पे देख लो, जो क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस है, या आपकी लोकेशन, ऑल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम सी, रिलीफ, हर चीज से फर्क पड़ेगा उसी क्लाइमेट पे। तो जैसलमेर, बीकानेर आपका डेजर्ट है। बाकी द्रास एंड कारगिल, ये जम्मू एंड कश्मीर में फ्रीजिंग कोल्ड है। कुछ कोस्टल प्लेसेस के लिए बोला है कि मॉडरेट क्लाइमेट रहता है। उसी तरीके से मौसिनरम या चेरापूंजी, जहाँ पे आपका सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो ये सब कितना डिफरेंस है ये दिखाया है। यहाँ पे कुछ खास नहीं था, फॉरेस्ट का नॉर्मल फिनोमिना लिखा है। फिर जो टाइगर है नेशनल एनिमल है, गिर फॉरेस्ट गुजरात में है। यहाँ पे एशियाटिक लायंस है। एलिफेंट एंड वन हॉर्न राइनो, ये आपके रोम करते हैं फॉरेस्ट ऑफ असम। तो काजीरंगा में काफी देखते हैं हम, वन हॉर्न राइनो के लिए काफी फेमस है ये। एलिफेंट्स आपके केरला में भी फाउंड किए जाते हैं एंड कर्नाटका में भी। तो सबसे ज्यादा तो आई गेस कर्नाटका में मिलते हैं। फिर कैमल्स एंड वाइल्ड एसेस दिया है। तो ये तो सब बहुत ही बेसिक सी चीज बताई है। जो पीकॉक है नेशनल बर्ड है, सबको पता ही होगा। ठीक है, तो 6 की एनसीईआरटी में इतना ही था। इससे ज्यादा करना भी नहीं है, बस इतना हाईलाइट है, बस उतना भी कर लेंगे तो मोर देन इनफ रहेगा। तो आज 6 की एनसीईआरटी की है, कल हम लोग 7 की एनसीईआरटी कर लेंगे। मेरे ख्याल से 1 घंटा लगेगा, तो वो जल्दी से कवर हो जाएगी। थैंक यू गाइस।